नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी डिस्कस करेंगे। भाई ये जो सिमिलरिटी है ना, ये इस जियोमेट्री का बेस पार्ट है। मतलब अगर सिमिलरिटी नहीं है तो जियोमेट्री नहीं है। और भाई इस चैप्टर में कुछ भी चीजें रटने वाली नहीं है, बिल्कुल समझने वाला चैप्टर है। और सिर्फ 2-3 बातें आपको समझनी है, पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पर थ्योरम्स वगैरह कुछ भी नहीं रटना है। कोई चीजें रटने से कुछ नहीं होता है, बस आप उनको समझने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करना। हम बढ़िया से बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और वो बड़े आसान वे से सोल्व हो जाएंगे, लेकिन बस क्वेश्चंस को समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, तो भाई चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और क्लास को शेयर करना। ठीक है, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे भेजो, आपको हर एक डाउट का आंसर दिया जाएगा। तो देखना भाई सिमिलरिटी क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं सिमिलरिटी क्या होता है, फिर बताता हूं कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। अब मान लीजिए आपसे मैं एक बात पूछूं कि मान लो एक कोई बाप है और एक उसका बेटा है, और आप उन दोनों की शक्ल मिलती है, मतलब वो दिखने में एक जैसे लगते हैं। आप ऐसा अनुमान लगा सकते हो कि अगर ये बेटा जैसे ही बड़ा होगा तो अपने बाप जैसा दिखेगा। मतलब वो दोनों दिखने में एक जैसे हैं, यानी वो सिमिलर है, लेकिन भाई बराबर तो नहीं है ना, बराबर तो नहीं है। अब मैं आपसे कहूं कि मान लो तो जुड़वा भाई है, जुड़वा भाई लगभग दिखने में एक जैसे होते हैं। अब भाई वो दोनों दिखने में सेम टू सेम है, यानी कि वो दोनों क्या है भाई, वो कॉन्ग्रुएंट है, और वो बाप और बेटा जो थे वो क्या है, वो सिमिलर है। अब मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल इसका थीटा है और ये एंगल इसका अल्फा है। अब एक दूसरा ट्रायंगल है, उसका ये एंगल थीटा और ये एंगल अल्फा। अब इनके दो एंगल बराबर है, यानी इसका थीटा अल्फा, इसका भी थीटा अल्फा। तो बताओ तीसरा भी तो बराबर होगा। मान लीजिए इसका तीसरा बीटा है, तो ये भी तीसरा जाहिर सी बात है क्या होगा, बीटा ही होगा। बोलो, क्योंकि एक ट्रायंगल के जब दो एंगल बराबर है, मान लो ये 30 और 40 है तो 70 हो गए, तो बचा हुआ 110, इसके भी 30-40, तो ये भी कितना बनेगा, 110। तो जब कि नहीं दोनों ट्रायंगल के एंगल बराबर है, अब आप जैसे इसको जूम करोगे ना तो ये सेम टू सेम इसकी तरह बनता चला जाएगा। जब आप जूम करोगे तो ऐसा बन जाएगा, यानी आपको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं, बस इसको जूम करना है। तो भाई ये दोनों सिमिलर हो गए, मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और ये जो साइन है ना, ये साइन सिमिलर का होता है, ये साइन, ठीक है, ये साइन सिमिलर का होता है। तो भाई ये होता है सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर आकृति हो गई। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक सारे के सारे ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते हैं, बस जिनके एंगल बराबर होते हैं ना, आप बस एक ही बात ध्यान रखना कि जिन ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं वो क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। जिन किन्हीं ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। अब तो जैसे मान लो आपको मैं एक ट्रायंगल और दे देता हूं, जैसे ये कह देता कि एक ऐसे ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है। मैं कहूं इसका ये तो मान लो अल्फा है और ये बीटा है, और इसका ये कुछ भी दे दिया मैंने, गामा है और ये अक्स है। तो बताओ सिमिलर है क्या? नहीं भाई, ये एंगल ही अलग अलग होगा तो सिमिलर कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो ये सिमिलर नहीं हो सकते। सिमिलर कब होंगे भाई? सिमिलर तभी होंगे जब उनके कम से कम दो एंगल बराबर हो। कम से कम क्या, दो ही एंगल बराबर हो। दो अगर बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है तीसरा तो बराबर ही हो जाएगा। अब देखना अगला पॉइंट। अब भाई मान लीजिए कोई सर्कल है, भाई सारे के सारे जितने भी सर्कल होते हैं ना, जितने भी सर्कल होते हैं, जितने भी सर्कल, वो सारे के सारे भाई क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। भाई इस सर्कल को आप, सर्कल इसके अलावा तो कुछ बना नहीं सकते, एक एकदम से गोल ये जो बनाया है मैंने, है ना, एक रिंग के अलावा, इसके अलावा तो कुछ बना नहीं सकते आप सर्कल को। अब इसको जैसे जूम करोगे तो ऐसा बन जाएगा। मतलब सारे के सारे जितने भी सर्कल है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब देखना कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। अब मान लीजिए दोनों ट्रायंगल है, अब ये ट्रायंगल आ गया भाई, ये एक का ये अल्फा हो गया और ये इसका थीटा हो गया एंगल, ये दो एंगल बराबर हो गए। भाई जब हमें पता है कि दो एंगल बराबर है तो तीसरा भी तो बराबर होगा भाई, इसका बीटा होगा तो इसका भी कितना होगा, बीटा होगा। अब एक बात तो श्योर हो गई कि इन ट्रायंगल के एंगल बराबर है, यानी सिमिलर तो हो गए, ये तो श्योर हो गया कि सिमिलर हो गए। लेकिन अब मैं आपसे कहता हूं कि इनकी एक साइड भी बराबर है। देखो ये वाली जो साइड है ना, मैं बस इतना सा आपसे बोल दूं कि इन दोनों की साइड भी बराबर है। तो भाई आप क्या करोगे, आप ऐसे कहोगे कि ये जब साइड ही बराबर हो गई ना, ये एक साइड बराबर हो गई तो ये क्या हो गए भाई, सिमिलर हो गए। अगर एक साइड बराबर हो गई, तीनों एंगल दे रखे ना, तो आप बाकी दो साइड भी इसकी निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब जिस किसी ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर है। भाई मैं आपसे ऐसे एक छोटी सी बात कहूं कि मान लो एक ट्रायंगल है, इसकी साइड है 3, 4, 5, और एक दूसरा ट्रायंगल है उसकी भी साइड है 3, 4, 5। तो बताओ दोनों की साइड बराबर है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल एक ही तो है ना, इनमें तो कोई फर्क नहीं है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल एक है, यानी दोनों ट्रायंगल क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये जो मैंने लिखा ना, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। ठीक है, तो ये बन गए भाई कॉन्ग्रुएंट। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी कोई ट्रायंगल हो उसकी जब तीनों साइड बराबर हो जाती है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तीनों साइड बराबर होते ही कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और भाई जब आपको तीनों एंगल दे रखे हो या दो एंगल दे रखे हो और एक साइड दे रखी हो ना, तो आप बाकी दो साइड में निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे। तो आप इससे पहले तो ध्यान रखना कि जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर हो। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, इस बात को देखना आप। ये जो कॉन्ग्रुएंस है, इस कॉन्ग्रुएंस वाली बात को ध्यान से देखना कि मान लीजिए दो ट्रायंगल है।
आपके पास ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल दे रखे हैं। अगर मान लीजिए किसी ट्रायंगल की साइड बराबर हो, यानी कि साइड और साइड और साइड, दो ट्रायंगल है और उनकी सारी की सारी साइड बराबर है, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। यानी तीनों साइड, इसकी भी मान लो तीनों साइड 3 4 5 है, इसकी भी 3 4 5 है, तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, अब मान लीजिए किसी भी जो कोई भी ट्रायंगल है उसकी, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक ट्रायंगल दे रखा आपको, इसकी ये साइड दी हुई है ए, ये दी हुई है बी और ये दिया हुआ है थीटा, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरा ट्रायंगल दे रखा है, उसमें भी ये ए है, ये बी है, ये तो ये थीटा दे रखा है, ठीक है। दोनों सेम है, ए बी और थीटा दे रखा है। दोनों साइड और उनके बीच वाला एंगल, ध्यान रखना मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि दो साइड और उन साइड के बीच वाला एंगल अगर बराबर है, तो भाई आप जब दोनों साइड, ये दो साइड हैं और ये एंगल थीटा, तो आप ये साइड निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जब कोसाइन थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे तो वो सारी बातें बताऊंगा। तो भाई ये साइड आप निकाल सकते हो, मतलब तीनों साइड बराबर होगी। जैसे मान लो ये ए है, बी है, तो ये सी आ गई, तो इसकी भी सी आ जाएगी। और अभी मैंने बताया कि तीनों साइड बराबर है, यानी वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट एक कैसे बनता है, एक कैसे बनता है, साइड, एस का मतलब यहां पर साइड है, साइड, और ए का मतलब एंगल और साइड, मतलब दो साइड और उनके बीच वाला एंगल अगर बराबर है कि नहीं दो ट्रायंगल में, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे भाई, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट देखना, अब मान लीजिए आपसे मैं कहूं कि कोई ट्रायंगल है, उसमें अगर इस तरीके से मान लो दो एंगल दे रखे हैं, अब मैं दो एंगल दे देता हूं, एंगल और साइड और एंगल। इसमें जरूरी नहीं है कि साइड बीच वाली हो, इसमें जरूरी नहीं है कि साइड बीच वाली हो, एंगल साइड एंगल, यानी दो एंगल। भाई आप देखो, जैसे मान लो मैंने दो एंगल दे रखे हैं, अल्फा है बीटा, और इनके बीच वाली साइड इनके बराबर दे रखी है, तो भाई इन दोनों एंगल के बीच वाली है, तो ये क्या बन गया, एंगल साइड एंगल, यानी कि ये क्या हो गया, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब मैं आपसे ऐसे कहूं कि मान लो ये नहीं देता, मैं ये बीटा नहीं देता, ये थीटा नहीं देता, ये बीटा दे देता, इधर वाला बीटा दे देता, तो जाहिर सी बात है भाई, अब ये इधर वाली साइड दे दी, मतलब ये दे दिया मैंने एंगल एंगल और साइड, यानी मैंने ऐसे दे दिया 4 नंबर पॉइंट, एंगल एंगल और साइड। तो क्या अब ये कॉन्ग्रुएंट है, हाँ कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि हमें तो बीच वाली साइड चाहिए, तो बीच वाले तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमें पता है जब अल्फा और बीटा दो एंगल दे रखे हैं, तो तीसरा एंगल वैसे भी बराबर होना है, यानी कि ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाना है भाई, थीटा ही हो जाना है। समझ रहे हो मेरी बातों को, क्योंकि दो एंगल बराबर है कि नहीं ट्रायंगल के, तो तीसरा तो वैसे भी बराबर होगा। तो एक ये भी ध्यान रखना कि एंगल एंगल साइड भी हो सकता है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, साइड एंगल एंगल भी हो सकता है, मतलब कुछ भी इनमें से ले सकते हैं, यानी दो एंगल और एक साइड, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये सारी बातें मैं आगे यूज लेऊंगा, बस अभी आप इनको ध्यान में रखो। छोटी नॉर्मल सी बातें, ये आपने बहुत पहले पढ़ी थी, शायद 8th क्लास में आ जाते हैं कि साइड 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 वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, साइड एंगल साइड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल और एक साइड देते वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इनकी, ये जो दे रखा है मैंने किन्हीं भी ट्रायंगल में, कि वो सिमिलर कब होंगे, तो सिमिलर का तो कुछ नहीं है, एक ही सिस्टम है कि दो एंगल बराबर हो जाए, यानी एंगल एंगल, दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा भी क्या हो जाएगा, अपने आप बराबर, मतलब एंगल जिन ट्रायंगल के बराबर हो गए वो क्या कहलाते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। और अभी मैंने बताया कि सारे के सारे ट्रायंगल जो सर्कल होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर, लेकिन सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक जैसा, यानी इसकी रेडियस देखो आर है और इसकी कैपिटल आर हो गई, तो भाई ये तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन अगर मान लो दो सर्कल हैं, इसकी रेडियस भी आर हो जाए और एक दूसरा है उसकी भी रेडियस आर हो जाए, दोनों की रेडियस अगर आर आर हो गई, इसका मतलब दोनों क्या हो गए भाई, कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी दोनों की रेडियस बराबर है, तो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब देखना जरा, सारे के सारे स्क्वायर जो होते हैं ना, जितने भी स्क्वायर हैं सारे क्या होंगे भाई, कॉन्ग्रुएंट। अब मान लो ये एक स्क्वायर है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, वो सिमिलर होंगे, जितने भी स्क्वायर है ना वो सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। देखना कैसे, मान लो एक स्क्वायर है, इसकी एक साइड ए है, ठीक है, इसकी एक साइड ए दे रखी है। अब भाई आप ये ए दे रखी है, इसकी बी दे रखी है। आप मुझे बताओ कि जब इसको आप जूम करोगे, जब इसको जूम करोगे तो इसके बराबर हो सकता है। हमें पता है कि जूम करेंगे तो ऐसे ही तो खुलेगा पूरा, कि सारी की साइड बराबर पड़ेंगे, क्योंकि स्क्वायर तो तभी रहेगा। तो जैसे इसको जूम करोगे ना तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर। इस तरीके का ये भी, इसकी भी साइड हम बी बना सकते हैं, ठीक है, इस लाइन को एक हम भी बना सकते हैं, ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अब दो कॉन्ग्रुएंट कम हो गए, जब दोनों की साइड ही बराबर हो जाएगी तो वो दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब बात आती है रेक्टेंगल की, ध्यान देना, जितने भी स्क्वायर है ना वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं, ठीक है, लेकिन जितने रेक्टेंगल होते हैं ना वो सिमिलर नहीं होते। क्यों नहीं होते, देखना, मान लो एक रेक्टेंगल है, इसकी साइड का रेशियो है 1:2, ठीक है, ये 1:2 है। अब आप जब इसको जूम करोगे ना, तो आप चाहे कितना भी जूम कर लेना, चाहे ऐसे कर देना इतना बड़ा, इसकी साइड का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, 1:2 रहेगा, ठीक है। तो ये कभी इस साइड का रेशियो 3 है और ये 4 है, तो ये रेक्टेंगल कभी 3/4 तो नहीं बन सकता, चाहे आप कितना ही जूम कर लो, चाहे आप कितना इसको जूम इन कर लो, चाहे जूम आउट कर लो, कुछ भी कर लो। समझ रहे हो मेरी बात।
तो ये कभी भी 3 4 का तो नहीं बनने वाला, यानी ये ट्रायंगल क्या नहीं होते, ये ट्रायंगल नहीं होते, सॉरी, ये जो रेक्टेंगल होते हैं ये सिमिलर नहीं होते सारे, लेकिन सिमिलर हो भी सकते हैं, सिमिलर हो भी सकते हैं। जैसे मान लो मैं ऐसे कह दूं कि एक ये रेक्टेंगल आपके पास 3 और 4 का, ठीक है, और एक रेक्टेंगल यहां पे दे रखा है 12 और 16 का, तो आप मुझे बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल रेक्टेंगल हैं वो सिमिलर हैं? तो आप कहेंगे सिमिलर है, क्योंकि इसका 3 4 है, इसको भी 4 से काटेंगे 3 बार, ये भी 3 4 है, यानी दोनों का रेशियो बराबर, तो रेक्टेंगल क्या होगा, सिमिलर, क्योंकि इसको जूम करके ये तो बनाया। भाई जितना इधर वाला साइड बढ़ता है उतना ही ये बढ़ता है, जब दोनों बराबर बढ़ेंगे तभी तो रेशियो 3 4 होगा। तो आप इतना ध्यान रखना कि रेक्टेंगल सारे हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं, तो सिमिलर नहीं होते वो कॉन्ग्रुएंट तो होंगे भी नहीं वैसे भी, बस कुछ एक रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, हो भी सकते हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है कि हो भी सकते हैं। बस आप अभी इतना ही ध्यान रखना कि जो मैंने बताया सिमिलरिटी, अब आप यहाँ पे सिर्फ एक ट्रायंगल जो इंपॉर्टेंट है उसी पे ज्यादा ध्यान देना कि ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, जब उसकी साइड से सारे एंगल बराबर होंगे तो सिमिलर होगा, और कॉन्ग्रुएंट कब होगा, ये 3 4 मैंने बातें बताई है, ये सारी ये कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टीज है। जो अभी आपने देखा कि साइड साइड साइड, ये नॉर्मल सी बात है, सिर्फ आप एक ही बात देखो कि सब साइड बराबर है ना, तो वो सिमिलर हो गया, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, बस इतनी सी बात ध्यान रखो, बाकी आप सब आराम से बता कर सकते हो। अब भाई इतनी बात समझ आई ना, तो इसके अलावा हमें पूरे इस सिमिलरिटी में कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, बस अब आप लॉजिक देखना क्वेश्चंस के सभी के। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता हूं, पहले ये छोटी बातें और बता देता हूं। मान लीजिए एक ट्रायंगल आपके पास, कोई भी ट्रायंगल है, और इसके इस वर्टेक्स से, ये इसको शीर्ष बोला जाता है एक वर्टेक्स के, इससे सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जब मिला देते हैं ना, मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु, यानी इसको बराबर पार्ट में काटने वाला, यानी ये ए है तो ये भी ए है। किसी ट्रायंगल के इस वर्टेक्स से यानी शीर्ष से इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, उसको क्या बोला जाता है, मीडियन बोला जाता है। और जहां सारे मीडियन मिलते हैं वो सेंट्रोइड, ये बातें हम सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल एक चैप्टर आएगा उसमें हम करेंगे अलग से, ठीक है। तो देखो जब भी कोई ट्रायंगल होता है उसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो है उसको क्या बोलते हैं, मीडियन, यानी माध्यिका इसको कहा जाता है। अब मान लो इस एक ट्रायंगल है, उसमें मैं इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाल देता हूं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाने वाला है, तो ये होता है एल्टीट्यूड। ये परपेंडिकुलर डालते हैं इसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, यानी अभिलंब, या फिर ये क्या हो जाती है, हाइट भी इसको बोल सकते हैं आप, या तो आप इसको अभिलंब बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं भाई, हाइट भी बोल सकते हैं, ये हाइट भी होती है, ठीक है। अब देखना, एक मान लीजिए ट्रायंगल है, इसमें एक इस तरीके की लाइन जा रही है, जो ऐसे एंगल थीटा है, ये थीटा, दोनों एंगल थीटा थीटा है। भाई दोनों एंगल अगर थीटा थीटा हो गए ना, तो आप ध्यान रखिएगा ये एंगल दोनों बराबर काट रही है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर कहलाती है, ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर जो मिलते हैं उनसे आपका इन सेंटर बनता है, वो आगे की कहानी आगे बात करेंगे। अब देखो मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो कोई ट्रायंगल है और उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, एक ट्रायंगल है और उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर इसको बोलते हैं इन सर्कल, ठीक है, इन सर्कल। और इसकी जो रेडियस होती है ना, इसकी जो रेडियस होती है वो क्या होती है भाई, उसे बोला जाता है इन रेडियस, ठीक है, इसको इन रेडियस बोलते हैं। और एक मान लीजिए ट्रायंगल है और उसके बाहर सर्कल बना हुआ है, बाहर सर्कल बना हुआ है, तो ये जो एक ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल बनता है ना, इसको बोलते हैं सरकम सर्कल, ठीक है, सरकम सर्कल। और इसकी जो रेडियस होती है आर मैंने लिया है, इस रेडियस को क्या बोलूंगा मैं, कैपिटल आर जो मैंने लिया है, और इसकी इन रेडियस को मैंने स्मॉल आर लिया है, तो कैपिटल आर इसको बोलते हैं सरकम रेडियस, ठीक है। अब इतनी सी बात समझ आई ना, तो मैं भाई यहां से शुरू करता हूं आपका, ठीक है। मैंने आपको एक पिछली क्लास में छोटी सी बात बताई थी, जब मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। तो वो अब मैं आपसे कहूं कि मान लो ये दो ट्रायंगल हैं, आपके पास दो ट्रायंगल दे रखे हैं, इसका ये एंगल दिया हुआ है थीटा और ये दिया हुआ है अल्फा, ये थीटा, और इसका भी ये क्या दिया हुआ है अल्फा, थीटा और अल्फा। तो आप मुझे बताओ कि आप जैसे ही ये दे दिए तो क्या आप ऐसे कहोगे कि थीटा अल्फा यानी दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। नाम दे देता हूं एबीसी और इसका नाम दे देता हूं पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ये मैंने नाम दे दिए। तो भाई जैसे ही दो एंगल बराबर हो गए ना, तो ट्रायंगल क्या बन गए भाई, ट्रायंगल हो गए सिमिलर। कोई दिक्कत है, जैसे ही दो एंगल बराबर हुए तो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। और जैसे ही सिमिलर ट्रायंगल बने ना, तो अब देखना भाई इन ट्रायंगल में क्या होता है। आप इसका प्रूव करना चाहो तो कर लेना कि जब भी ऐसे ट्रायंगल बनेंगे ना, आप इसके एरिया से प्रूव कर सकते हो। एरिया क्या होगा इसका, ए बी इंटू बी सी, और ये एरिया बराबर होगा, क्योंकि थीटा एंगल है वो तो कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरिटी में बताया था ना मैंने कि इनका एरिया कैसे निकलता है। तो भाई जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना, तो उनके साइड का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। साइड यानी अब ये अल्फा बीटा, अल्फा और थीटा है, तो इस एंगल को मैं क्या मान लेता हूं, बीटा, तो ये भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? अब ध्यान से देखना, मुझे बताओ यहाँ पे बीटा के सामने साइड क्या है इस ट्रायंगल में, इसमें बीटा के सामने ए बी, यानी ए बी का, और इधर बीटा के सामने बोलना जरा क्या है, पी क्यू।
ए बी और पी क्यू का जो रेशियो होगा ना, ए बी और पी क्यू का जो रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा भाई, यहां से अल्फा के सामने क्या है, बी सी का। पहले अगर आपने इधर पहले वाली इस ए बी इस ट्रायंगल की साइड लिया ना, तो अब भी इसकी लेनी है। इधर अल्फा के सामने कौन सा है, बी सी, और यहां पे बोलो जरा अल्फा के सामने कौन सा है, अल्फा के सामने क्यू आर। ये रेशियो इसके बराबर होगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, बस इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहां पे बीटा के सामने जो लाइन है ना वो, और यहां पे जो बीटा के सामने लाइन है, यानी ए बी और पी क्यू का जो रेशियो होगा वही यहां पर अल्फा के सामने बी सी और यहां पे अल्फा के सामने क्यू आर, वही रेशियो बराबर होगा। यहां थीटा के सामने क्या है भाई बताना, यहां पे थीटा के सामने है ए सी और यहां पे बताना थीटा के सामने क्या है, पी आर। यानी ये सारे के सारे रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतनी सी बात तो आपने जानी कि सारे के सारे रेशियो, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके सारे रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है कि इसके सारे के सारे रेशियो इक्वल होंगे। अब देखना आप जरा भाई, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड का रेशियो तो इक्वल होता ही होता है। बाकी मैंने क्या बताया कि ट्रायंगल में क्या क्या बन सकते हैं, ट्रायंगल में मीडियन बन सकता है, ठीक है, ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर बन सकते हैं, ट्रायंगल में इन रेडियस हो सकती है, सरकम रेडियस हो सकती है, एल्टीट्यूड हो सकता है, इसको हाइट बोलते हैं, सारी चीजें। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। दूसरी बात, मैं इस ट्रायंगल को नाम दे रहा हूं ट्रायंगल नंबर 1, इसको मैं नाम दे रहा हूं ट्रायंगल नंबर 1 और इसको नाम दे रहा हूं ट्रायंगल नंबर 2, ये मैंने नाम दिए। तो भाई जो पहला ट्रायंगल होगा ना उसकी मीडियन को मैं नाम दे रहा हूं एम, यानी M1 का पहला ट्रायंगल लिया ना, सबसे पहले पहले ट्रायंगल की साइड लिया, जो साइड का रेशियो होता है ना वो बराबर होता है, और उसी रेशियो के बराबर होता है इनकी मीडियन का रेशियो, मीडियन M1 और M2, यही रेशियो बराबर होगा। इसकी हाइट में ले रहा हूं H, तो मैं क्या कह रहा हूं H1, और यही किसके बराबर होगा, H2 के। ये मैंने हाइट ले ली, जो मीडियन का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, हाइट का और सभी साइड का। अब मान लीजिए इसकी कुछ भी दे रखी, जैसे रेडियस है, इन रेडियस है, तो इन रेडियस को मैं नाम दे रहा हूं पहले वाले का R1 और ये किसके बराबर होगा, R2 के। और ये मैंने क्या कहा, इसका अगला जो लाइन बनेगी R, इसकी कैपिटल रेडियस R1 और यही किसके बराबर होगा, R2 के। मतलब इन ट्रायंगल में बनने वाले सब चीजों का रेशियो क्या होगा, बराबर। चाहे कुछ भी आप बना दो, जो आपको बनाना हो, सारी चीजों का रेशियो क्या होगा, बराबर। समझ रहे मेरी बात। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसमें बनने वाली हर एक चीज का रेशियो क्या बन जाएगा भाई, बराबर बन जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना, और ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर हर एक चीज का रेशियो जो होता है वो बराबर होता है। अब ये अल्फा मान लीजिए मैंने एंगल माना था, मैं कहूं कि यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ करी, कुछ भी लाइन मान लो, इसको नाम दे देता हूं मैं A1 नाम दे देता हूं, और ये इसको रेशियो में कट कर रही है 3:4 में। ध्यान देना यहां से कि एक मैंने लाइन कट करी और ये D पॉइंट है, मैंने मान लिया D पॉइंट है, और ये 3:4 में कट कर रहे हैं। और यहां से भी एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, कुछ भी मान लीजिए S मैंने ले लिया, और इसका भी रेशियो क्या है, 3:4 है। ध्यान देना, इसको मैं नाम दे रहा हूं A2, इसको A2 नाम दे रहा हूं। अगर यहां पर जो रेशियो 3:4 में कट कर रही है ना, और यहां वाली लाइन भी 3:4 में कट कर रही है, तो इनका रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी A1 रेशियो कितना होगा, A2। लेकिन अगर ये 3:4 के अलावा किसी रेशियो में कट करती है तो फिर बराबर नहीं होगा। समझ रहे मेरी बातों को, मतलब ये रेशियो बराबर रेशियो में कट करेगी ना, तभी क्या बनेगा, बराबर बनेगा ये। तो आप इस बात का ध्यान रखना, इनमें बनने वाली हर एक चीज, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप एक लाइन है, कोई भी लाइन मैंने ड्रॉ करी, तो उसकी लेंथ आप किसमें मापते हो, सेंटीमीटर में, मीटर में, इसी तरीके से तो मापते हो। स्क्वायर में तो नहीं मापते, लेकिन जैसे एरिया आता है तो एरिया किसमें होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है या मीटर स्क्वायर में होता है। एरिया तो भाई स्क्वायर में बनता है ना। जैसे वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम किसमें बनता है, क्यूब में, लेकिन साइड स्क्वायर में। मतलब इन ट्रायंगल में, इन जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उसमें आपका कुछ भी बनेगा ना, जो कुछ भी बनेगा, और वो बस इतना शर्त है कि वो सेंटीमीटर में होना चाहिए या स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, मतलब स्क्वायर या क्यूब में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो इन ट्रायंगल का पेरीमीटर की बात करता हूं मैं, ठीक है, पेरीमीटर किसमें होगा भाई, पेरीमीटर यानी सब साइड को जोड़ दो, तो 3 4 5, तो 5 3 4 5, जैसे मान लो ऐसे किसी का 3 4 5, तो कितना हो गया भाई, 3 4 7 5 12, तो 12 सेंटीमीटर तो हुआ। तो जो पेरीमीटर होता है ना उसका रेशियो भी क्या बनेगा, बराबर। पेरीमीटर को P से डिनोट कर रहा हूं, यानी P1 रेशियो किसके बराबर बनेगा, P2 के। मतलब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनमें सब चीजें बराबर हो जाते हैं, सब चीज का रेशियो बराबर हो जाता है। जैसे देखो मैंने यहां पर लिखा कि साइड का रेशियो बराबर हुआ, पहला पॉइंट,
फिर मीडियन का, फिर हाइट का, फिर रेडियस का, इन रेडियस, सरकम रेडियस, फिर इनका जो ये A1 A2 मैंने लाइन खड़ी है ये, और बाद में P1 यानी पेरीमीटर का रेशियो, सब रेशियो बराबर हो गए। अब आप कहोगे कि एरिया, भाई एरिया का रेशियो बराबर नहीं होगा इनके, एरिया का रेशियो साइड के बराबर नहीं होगा। एरिया जो होता है ना वो स्क्वायर में होता है, तो एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर में होगा, वो भी आगे बताऊंगा मैं। इतनी सी बात आपको समझ आई? बिल्कुल बेस बात है एकदम से, बिल्कुल लॉलीपॉप चीजें अभी बता रहा हूं। अगर ये बात समझ आए ना तो पहला क्वेश्चन देखना आप, कोशिश करूंगा मैं इसको समझाने की। जैसे मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें मैंने लिख रखा है कि ये तो 2 दे रखा है और ये 3 दिया हुआ है, ठीक है, और ये लाइन है ABC, B और C ये ट्रायंगल है, और ये PQ लाइन है, और मैं आपसे ऐसे बोल दूं कि PQ जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो आप मुझे बताओ कि PQ अगर पैरेलल है तो आप ये बताना PQ रेशियो BC जो है वो क्या बनेगा, PQ और BC का रेशियो क्या आएगा अगर ये पैरेलल है तो ध्यान से देखना आप। मुझे एक बात बताओ भाई, जैसे ये दोनों लाइनें पैरेलल बनी, मान लो ये 2 लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, ऐसे पैरेलल है, तो बताओ ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। सबसे पहले मैंने यही बात बताई थी लाइन एंड एंगल जब शुरू किया था कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, इस तरीके से बनने वाले, ठीक है। बिल्कुल सारी बातें मैंने बता रखी हैं, वो ही डिस्कस करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं आपसे कहूं कि ये एंगल अगर थीटा है तो बताना ये भी कितना बनेगा, थीटा। सही बोल रहा हूं? अगर ये एंगल अल्फा है तो बताना ये भी कितना बनेगा, अल्फा, क्योंकि दोनों लाइनें तो पैरेलल थी। अब यहां पर 2 ट्रायंगल आपके पास निकल कर आए, एक ही एक बात हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल जीरो से। ये ट्रायंगल निकल कर आया, एक तो आ गया A, P और Q, और एक बड़े वाला ट्रायंगल आया, ये आ गया ABC, A, B और C। अभी एकदम से जीरो से बता रहा हूं, उसके बाद जो चीजें चलेगी भाई, ये मान लो अल्फा है, ये थीटा, मान क्या लो, अभी आपने माना ये पहले से, और इसकी पूरी लेंथ 2 है, और ये कितनी होगी, 2 और 3 कितनी होगी, 5, तो टोटल होगी 5। चलिए भाई, अब देखो ये एंगल है, ये तो बराबर है, इसको A मान लेता हूं, इसको A मान लेता हूं। अब ध्यान देना, मुझे बताओ दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं है। तो आप कहोगे हाँ भाई सिमिलर है, जाहिर सी बात है, अल्फा थीटा तीनों एंगल बराबर है, सिमिलर हो गए। तो सिमिलर हो गए तो बताओ यहां से अल्फा के सामने कितना है, 2, अल्फा के सामने है 2, यहां से बोलो अल्फा के सामने कितना है, 5, अल्फा के सामने है 5, यहां से 2 और यहां से 5। अब मैं कह रहा हूं कि आपको PQ बताना था, तो बताओ यहां इस एंगल A के सामने कितना है, PQ, एंगल A के सामने PQ। पहले इस ट्रायंगल को लिया है ना आपने, अल्फा के सामने 2, पहले इसकी साइड ले तो आगे भी इसकी लेनी है, PQ। यहां पे देखना A के सामने कितना है, BC, तो PQ और आपसे BC का रेशियो पूछा था, वो कितना आ गया, 2:5। ये इसका क्या है, आंसर है। आराम से समझो, आराम से, बस आप समझ लो एक बार इन छोटी छोटी बातों को। जैसे आप समझ लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आराम से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखो बात समझ आई? तो इसको इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ इतना सा करना था। ये सब चीजें हैं, इसको हम लिखे ना, ऐसे सीधा देखूं मैं कि ये 2 और 3 का रेशियो दिया हुआ, ध्यान देना 2 और 3 का रेशियो दिया है, तो मैं आपसे कहूं भाई ये तो 2 है और ये 3 है, तो पूरी कितनी हो जाएगी, 5। यानी जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके सभी साइड का रेशियो बराबर होगा। यानी यहां से अल्फा के सामने कितना है, 2, और यहां से अल्फा के सामने कितना है पूरे बड़े वाले में। ये मत ले लेना आप अल्फा के सामने, अरे भाई ये ट्रायंगल नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, आप कहीं अल्फा के सामने 3 लेकर बैठ जाओ, नहीं, पूरे ट्रायंगल की साइड लेने, तो पूरे ट्रायंगल की साइड कितनी बनी, 5। यहां पे कितना बन गया, 2 और यहां पे 5। यानी इसमें अल्फा के सामने 2, यहां अल्फा के सामने 5, मतलब साइड का रेशियो कितना बना है, 2-5। यानी जितनी भी साइड है सबका रेशियो क्या बनेगा, 2-5 ही बनेगा। यानी 2-5 का मतलब हो गया कि ये 2 है और इस छोटे वाले ट्रायंगल की 2, मतलब इसके सामने ये PQ है तो ये बनेगी 2 और BC कितनी बनेगी, 5। कोई दिक्कत है किसी को, ये 2-5 बन गया। या फिर आप देखना इधर कि ये 2 है 5 है, तो ये 2, तो इधर वाली ये भी 2 और ये भी कितनी बनेगी, पूरी 5। तो ये 2-5 तो बची हुई कितनी रह गई, 3। यहां से आपने क्या देखा कि जब भी इस तरीके से ये 2-3 का रेशियो तो इधर भी क्या बनेगा, 2-3। भाई ये बराबर नहीं, ऐसा नहीं है कि ये भी 2 है और ये भी 2 सेंटीमीटर, नहीं, ये रेशियो बराबर है इनका। हो सकता है ये 2, ये 3 हो और ये 4 हो और ये 6 हो, लेकिन रेशियो सबका बराबर है, ठीक है। तो अब एक बात और ध्यान देना, जैसे मान लीजिए कोई भी पैरेलल लाइन, ये मैं कुछ भी लाइन ले लेता हूं, L, M, N और O कुछ नाम ले लेता हूं, और मैं कह देता हूं कि L पैरेलल है, M पैरेलल है, N पैरेलल है, और ये सारी की सारी लाइनें मैंने पैरेलल दे दी हुई, ठीक है, पैरेलल N पैरेलल O, ये सारी की सारी मैंने पैरेलल दे दी, यानी समांतर रेखाएं। तो भाई जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेशियो A रेशियो B है, या फिर A B नहीं देता मैं, 2-3 दे देता हूँ, 2, 3, 4 का इनका रेशियो है,
ठीक है, मतलब ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये इधर वाला रेशियो 2 3 4 है, तो इधर वाला भी कितना बनेगा 2 3 4 बनेगा। मतलब कि जब भी कोई इस तरीके से पैरेलल लाइन होती है ना, इस तरीके से पैरेलल लाइन जब भी कोई कट करती है, तो मान लो ये 3 और ये 4 के रेशियो में है ना, तो ये इधर जितने भी इसके बीच में लाइन आएंगे ना, उसको किस रेशियो में कट कर देगी 3 4 में। जैसे मान लो मैं कहूँ कि एक लाइन खींच दी मैंने, इसकी मीडियन खींच दी, तो आप बताओ इन दोनों का रेशियो क्या होगा। जैसे पी क्यू और आर में दे रहा हूं, तो बताओ इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो भाई आप एक काम करो, ये इधर आपको पता है कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो जैसे ही पैरेलल है ना, तो आपको पता है कि ये इसको 3 4 में कट कर रही है, तो आप इस इतने से पार्ट को हटा दो, क्या दिक्कत है, ये हटा दो भाई, इसको मैंने हटा दिया, तो भाई ये भी तो ट्रायंगल ही बन रहा है ना। अरे बोलो, ये भी तो ट्रायंगल ही है, तो ट्रायंगल इधर 3 4, तो इधर भी किस में कट करेगा 3 4 में। यानी कि जब भी कभी कोई ट्रायंगल बना हुआ है, जब भी कभी कोई ट्रायंगल बना हुआ है और उसमें इस तरीके से अगर कोई पैरेलल लाइन आ गई ना, अगर ये पैरेलल आ गई, तो भी इसमें बीच में बनने वाली जितनी भी लाइनें है ना, चाहे इनफाइनाइट लाइन कितनी भी आप बना देना, अगर यहाँ पे रेशियो 3 4 है ना, तो इन सभी को किस रेशियो में कट कर देगी 3 4 में। बस इसमें कितनी भी आप लाइनें बना देना, वो सारी की सारी किस रेशियो में कट हो जाएगी भाई 3 4 के रेशियो में। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, चाहे कितनी भी लाइनें आपसे पूछ ले, सारी किस रेशियो में कट होगी 3:4 में। आई मेरी बात समझ, मैंने क्या कहा, ये पहला पॉइंट था जो मैंने आपको अच्छे से बताया है कि जब भी कोई ट्रायंगल होता है या कुछ भी इस तरीके से पैरेलल लाइन बनती है, तो अगर यहां 2 3 का रेशियो है, 2 3 4 है, तो इधर भी कितना बनेगा 2 3 4। आप चाहे और लाइनें खींच दो, पैरेलल होनी चाहिए, ये भी किसमें बनेगा 2 3 4 में। रेशियो इनका कुछ भी खींच दो, चाहे आप कैसे भी, लेकिन बस सारों का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, 2 3 4 ही होगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को, कोशिश करो भाई इन चीजों को समझने की। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पर इस क्वेश्चन में आता हूं, देखिए आप क्या बता पाते हो मुझे। कोशिश करता हूं मैं आपको समझने की कि आप इस बात को समझ पाओ। यहां से देखना, आप एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। मान लो एक ट्रायंगल है इस तरीके से, और मैंने एक लाइन दे दी यहां पर, ये पैरेलल दे दी मैंने। भाई ये पैरेलल आप लिख लो, चाहे पी क्यू और आर एस, तो आप लिख सकते हो कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के। बाकी मैं बोल तो रहा हूं कि पी क्यू पैरेलल आर एस के। मैं आपसे कहूं कि ये तो 7 है और ये 11 है, ये 7 है और ये 11 है, तो आप मुझे बताना, ये ए नाम दे दो, तो आप मुझे एपी रेशियो पी आर बताना क्या होगा, एपी रेशियो पी आर क्या होगा। ये मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये 7 है और ये 11 है, दोनों पैरेलल है, तो जैसे ही आपके पास ये आई ना, ये पैरेलल आ गई, तो ये 7 है और ये पूरी 11 है, ये 7 है पूरी 11 है, यानी इस छोटे वाले ट्रायंगल में तो 7 है और बड़े वाले में 11 है, यानी इस तरफ भी छोटे वाले में 7 होगी और पूरे बड़े वाले की ये लेंथ कितनी होगी 11 होगी। आई मेरी बात समझ। देखो मैंने क्या किया, वही मैंने एंगल लूंगा, यहाँ पे अल्फा ले लूंगा, यहाँ पे अल्फा ले लूंगा, यहाँ पे तो ए एंगल आई, तो इस एंगल के सामने ए और इस बड़े वाले एंगल के सामने 11 है, यानी ये 7 और ये इस एंगल के सामने 7 और इधर 11 है, यानी क्या बनेगा, साइड का रेशियो 7 11, तो सभी का रेशियो 7 11 बनेगा। तो यहाँ अल्फा के सामने 7 और पूरे बड़े वाले में अल्फा के सामने 11 है, तो ये 7 हो गई, ये पूरी 11 होगी, तो बची हुई कितनी रह गई 4, तो ये रेशियो कितना हो गया अभी 7:4, इसका आंसर आ गया। आई मेरी बात समझ। मान लो ये 3 लाइन दे रखी है एल एम और एन, और मैं कह दूं कि ये पैरेलल है, एल पैरेलल है, एम पैरेलल है एन के। अगर ये पैरेलल है और मैं कहूं कि ये 3 ये 7 और ये 13, इनका ये साइडें हैं 7 3 13 और पैरेलल है, तो आप मुझे बताओ इनका रेशियो क्या होगा। ये इसको नाम दे दो ए, ये दे दो बी और ये सी, तो आप मुझे बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या बनेगा, ये बताना जरा आप, आसान सा है बताना। तो आप क्या करेंगे भाई, 3 ट्रायंगल हो चाहे 3000 ट्रायंगल हो, उससे में क्या मतलब है। तो देखो यहां से 3 है, इसमें 3 है और इसमें 7 है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेंगे, ये मान लो ये भी कट गई क्या, देखो ये 3 है और ये कितनी है भाई 7 है, ये 3 है और ये 7 है, तो बताओ जरा ये 3 और ये 7, तो ये भी 3 और ये पूरी कितनी बनेगी 7। कोई दिक्कत है किसी को। अब बड़े वाले में देखना, इसमें देखो ये 7 है और पूरी कितनी है 13, ये 7 है ये 13 है, तो इसके सामने यहां से यहां तक तो 7 आपने बना दी, तो ये पूरी कितनी बनेगी बताना, ये पूरी बनेगी 13 है। ये 3 ये 7 ये 13 जब पैरेलल है, तो आप देखो ये 3 हो गई, पूरी 7 है, तो बची हुई कितनी रह गई, बी बराबर 4 रह गया, और ये पूरी 7 ये 13 है, तो ये कितना हो गया अभी, ये 6 रह गया, तो रेशियो कितना बना 3:4:6, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आई मेरी बात समझ, 3 4 6 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बड़ा आसान था, बस आपको समझने की जरूरत है, छोटी छोटी सी बातें समझने की जरूरत है। अगर ये बातें समझ आ गई ना आपको, तो अब मैं आपके पहले क्वेश्चन पर आता हूं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कहने लग रहा है भाई, अगर ए बी सी डी और ई एफ पैरेलल है,
ए बी सी डी और ई एफ पैरेलल है। ध्यान से देखना, ए बी सी डी और ई एफ मतलब ये तीनों साइड पैरेलल है। तो आप मुझे बताओ ए सी रेशियो ई सी क्या होगा। अब ध्यान से देखो भाई, मैंने क्या किया, ये तो यहाँ पे तो ट्रायंगल ही नहीं बन रहा, तो आप करें क्या भाई, ट्रायंगल बन रहा है, आगे बढ़ा दो ना इसको, ऐसे बढ़ा दो आगे, तो आगे बढ़ाओगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे ही ट्रायंगल बना तो आपको पता है ये यहाँ वाली पूरी कितनी है 3, तो ये तो बनेगी 3, और ये पूरी कितनी आएगी 5, ये पूरी कितनी आएगी 5, ये 3 है ये 5 आएगी। तो आप जैसे इसको देखेंगे ना तो आप क्या कहेंगे, इसने बोला है कि जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 आ गई, ये 5 आ गई, तो ये 3 5 मतलब ये यहाँ वाली जो लेंथ आएगी ना AC वो क्या आएगी, 5 में से 3 घटा दो यानी कितनी आ गई 2। अब ये देखो ये पूरी 5 है और ये पूरी यहाँ से कितनी आएगी 9 है, तो ये भी पूरी कितनी हो जाएगी 9, तो 5 में से 9 घटा दो यानी कितनी बन गई 4। तो AC रेशियो ये पूछा था आपसे, क्या मुझे AC रेशियो C बताओ, तो कितना आ गया 2:4 यानी कितना हो गया 1:2 का इसका रेशियो होगा। ये आपका आंसर है। आई मेरी बात समझ, मैंने क्या कहा। अरे देखो कितना इजी है, समझने की कोशिश करो, ये ट्रायंगल ही तो बना हुआ था, आपने इसको हटा दिया भाई, ट्रायंगल था तो मैंने कह दिया 3, या फिर डायरेक्ट कह सकते थे कि ये 3 है ये 5 है, तो इधर वाली ऊपर ये तो 3 हो जाएगी, 3 में से घटेगी तो ये कितना हो गया 2, और ये कितना बन गया भाई 4। और कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होना तो आप खुद से सही करने की कोशिश किया करें भाई, हो जाते हैं मेरे से कैलकुलेशन में काफी ज्यादा मिस्टेक होती। अब ध्यान से देखो, इसने क्या बोला कि ए बी और ये पैरेलल है, सी डी और ई एफ मतलब ये तीनों पैरेलल है, ये 2 है, ये 5 है, ये 9 है, और इधर वाली दे रखी है 6 मीटर, ये दे रखी है 12 मीटर। तो आप मुझे बताओ बी सी इंटू डीई, एक मिनट क्या बन गया, बी सी इंटू डीई क्या बन गया, एक मिनट ऐसे नहीं है, इसको ऐसे लिखना आप कि बी डी इंटू सीई क्या होगा, बी डी इंटू सीई क्या होगा, ये देखना आप, मतलब ये बी डी ये और ये सीई इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको पूछ रहा है कि बी डी और सीई का मल्टीप्लाई क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो आप मुझे एक बात बताओ भाई, आपको इस बात का पता है कि जो रेशियो इसका और इसका होगा, मान लीजिए ये तो ए है और ये क्या है बी है, तो आपको पता है जो इसका और इसका रेशियो होगा वही किसका होगा, इसका और इसका रेशियो होगा। यानी आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 6/b का जो रेशियो होगा वही किसका बनेगा, a/12 का। तो बताओ a इंटू बी कितना आ गया, तो आप a इंटू बी जैसे ही करोगे तो कितना आ जाएगा 72। और यही आपसे पूछा था कि आप मुझे a और b का मतलब मल्टीप्लाई बताओ, a इंटू बी कितना आएगा। आई मेरी बात समझ। देखो मैंने क्या किया, इसको पूरे क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, इसने कहा कि ये तो 6 मीटर है और ये बी है, तो आप मुझे बताओ बी डी इंटू सीई कितना होगा, यानी ये बी डी और ये सीई इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको बताना था। ये इस क्वेश्चन ने कहा था कि बी डी और सीई का मल्टीप्लाई बताओ, तो आपने वही किया कि हमें पता है कि जब पैरेलल लाइन होती है ना, तो आप पैरेलल लाइन होते हैं तो आपको ये पता चलना चाहिए कि इसका और इसका इधर वाला जो रेशियो होगा वो इधर वाला होगा, ये दोनों कट्टर की तरह काम करेंगे, मतलब काट देगी उसको इधर, ये 6 और ये बी है तो ये भी 6 भी होना चाहिए, तो बराबर कर दिया मैंने, तो a इंटू बी कितना आ गया 72। लेकिन अगर ऐसा नहीं पूछा होता, मान लो कि क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा होता और क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता आपसे कि भाई आप तो मुझे ये मत बताओ, आप तो ये बता के दिखाओ कि आपका जो क्वेश्चन है ना उसमें मुझे ऐसे बताओ कि इसमें BD की लेंथ क्या होगी, अलग अलग पूछूंगी BD की लेंथ क्या होगी और CE की लेंथ क्या होगी, ये बताओ। अब इस क्वेश्चन में जान आई है कि BD और CE का लेंथ बताओ कितना होगा, ये 6 दे रखा है, ये 12 दे रखा, तो BD और CE बताओ। अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसको मान लीजिए आपको CE चाहिए, तो इसको मैंने मान लिया A है और इसको मैंने मान लिया B है, कोई दिक्कत नहीं है AB। अब आपको एक बात का तो पता है कि जो इसका ये देखो, ये एक मान लो ऊपर जाके ट्रायंगल बनेगा, तो इधर वाली 2 है और पूरी कितनी है 5 है, यानी ये 2 बनेगी और पूरी 5 बनेगी, तो बताओ ये कितनी रह जाएगी भाई, यहाँ वाली 3, सही बोल रहा हूँ, ये 3 रह जाएगी। अब कह रहा है कि ये 5 है और पूरी 9 बनेगी, पूरी यहाँ वाले कितनी बनेगी 9, तो ये कितने रह जाएगी भाई 4 रह जाएगी। यानी कि आपके पास जो निकल कर आया वो ऐसे आ गया कि 3 और 4 मतलब इसका रेशियो बनेगा 3/4, तो 3/4 का रेशियो आएगा किसके बराबर, 6/1 के बराबर। तो जैसे ही घटेगा तो 3 से 2 बार, यानी एक ही वैल्यू कितनी हो गई 8, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। मतलब ये यहाँ वाली लेंथ जो आई है वो कितनी आ गई 8 आ गई। नहीं समझ पाए मेरी बात, देखो नहीं समझ आया कोई नहीं, एक बार फिर से देखना, कोशिश करना बस समझने की, आप और कुछ नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने इससे बोला कि भाई ये 6 मीटर है और ये देखो ये 2 है और ये 5 है, तो अभी मैंने बताया कि ये 2 है ये 5 है और ये 9 है,
तो इन इसको आप एक बार 6 को भूल जाओ, आप भूल जाओ कि 6 था यहाँ पर। आप ऐसे बताओ मुझे कि इसका और इसका AC और इन दोनों साइड का रेशियो क्या होगा इन दोनों का। तो आप कहोगे कि 5 - 2 यानी ये तो 3 बनेगा, और ये कितना बनेगा 9 - 5 यानी कितना बनेगा 4 बनेगा। ये ऐसे ही तो रेशियो बनेगा भाई। अभी मैंने निकाल के बताया था कि ये जो रेशियो चाहिए 5 में से 2 गया 3, और ये कितना बन गया 4। तो देखो 3 और 4 का रेशियो है, तो 3 के बराबर कितना दिया हुआ यहाँ पे 6 मीटर, और 4 के बराबर कितना आ जाएगा भाई 3 के बराबर 6, तो 1 के बराबर 2, तो 4 के बराबर कितना आ जाएगा 8 मीटर, यानी ये कितना बन गया 8 मीटर। नहीं समझ पाए मेरी बात? अरे कोशिश करो समझने की। देखो एक बार फिर से देखो, मैंने क्या किया, बस मैंने इतना ही किया कि इनका रेशियो कितना आया 3 और ये कितना आ गया 4। जैसे ये 3-4 रेशियो बनाना, तो मैंने कहा इनका रेशियो 3-4 है, यानी 6/A का जो रेशियो है ना वो कितना है 3-4 है। तो 3 से 2 बार कट गया, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 8, इसका आंसर आ गया। एक की वैल्यू 8 हो गई। सेम इसी तरीके से, सेम इसी तरह से ये होगा भाई, ये 8 हो गई। यहाँ पे भी तो रेशियो कितना बनेगा 3, और यहाँ पे भी कितना बनेगा भाई 4, तो 3-4 बनेगा। तो देखो 4 के बराबर इस बार 12 दे रखा, तो 1 के बराबर 2, तो 3 के बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। या फिर ऐसे कर लो, 3-4 का रेशियो होगा किसका B/12 का, तो B/12 का 4 × 3 12, हाँ 4 × 3 12, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 9 आ जाएगी। तो आंसर क्या आ गया 9, इसका 9 आंसर 6 नहीं 9 इसका आंसर आ गया। देखो 4 के बराबर 12, तो 1 के बराबर 3, 4 3 12, 1 के बराबर 3, तो 3 के बराबर कितना आ जाएगा 3 × 3, B बराबर कितना होगा 9, इसका 9 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, बड़ा इजी था, कोशिश करो बस समझने की। अब ये देखना, इस क्वेश्चन को देखना कितना इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आप मुझे CD का मान बताओ। ये 4 है, ये 12 है, और ये 1 है, और ये 2 है, तो आप मुझे CD का मान बताओ। देखो क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ ना कि CD का मान बताओ। तो मैंने क्या किया भाई, मैं CD का मान बताने की कोशिश करता हूं। मैं मान लेता हूं ये x है, तो भाई जैसे ही x है ना, तो आप मुझे बताओ ये जो लेंथ आएगी ये कितनी आएगी x - 4। बोलो x - 4 आएगी कि नहीं आएगी। और यहां से क्लियर होगा आपका ट्रेपेजियम। एक आता है ट्रेपेजियम, जिसको आप अलग से पढ़ने की कोशिश करते हो कि हम ट्रेपेजियम है, उसपे कितना बड़ा चैप्टर बना देते हैं, बोले ट्रेपेजियम, इसकी ये थ्योरम, इसकी वो थ्योरम। भाई ट्रेपेजियम कोई थ्योरम है ही नहीं, सिर्फ पैरेलल लाइन है। आप 3 पैरेलल लाइन कटवा दोगे ना, तो वो ट्रेपेजियम बन जाएगा। ट्रेपेजियम बताता हूं क्या होता है, इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। यानी कि वैसे इसको हिंदी में बोला जाता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। यानी जब इसकी 2 लाइनें पैरेलल हो जाती है PQRS, यानी इसकी जब PQ और RS पैरेलल हो गई ना, PQ और RS पैरेलल हो गई, तो ये क्या हो जाता है ट्रेपेजियम हो जाता है। ये ट्रेपेजियम बनता है। अभी जैसे PQ और RS पैरेलल हो गई तो ये ट्रेपेजियम बन गया। अब इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ी जाते हैं, बोले ट्रेपेजियम ऐसे है, ट्रेपेजियम वैसे है, इसकी ये वो फलान थ्योरम। लेकिन आप इसको थ्योरम वगैरह नहीं, आप इसके लॉजिक से समझो कि ट्रेपेजियम एक्चुअल में है क्या, कोशिश करना समझने की। अगर मैं इसके थोड़े थोड़े से पॉइंट हटा दूं ना, तो ट्रेपेजियम ही बन गया है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम बना। इसने कहा कि बताओ ये पैरेलल लाइन थी, तो मुझे बताओ ये x है। अभी मैं कर रहा था कि ये x है, ये 4 है, तो यहां वाली कितनी आ गई x - 4। अब ये x आ गई, ये 12 आ गई, तो बताना ये यहां वाली कितनी आएगी 12 - x। तो अब तो आपको पता ही है भाई, इसका और इसका जो रेशियो होगा वो इसका और इसका होगा, यानी कितना आएगा 1:2 बराबर होगा x - 4, और कितना आएगा 12 - x से। जैसे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 12 - x बराबर 2x माइनस कितना आ जाएगा 8। तो आप इसको उधर लेके जाओगे तो कितना बनेगा 3x बराबर 12 और 8 कितना होता है 20। तो x की वैल्यू जो निकल कर आ गई वो कितना आ गई 20/3। आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यही इसका आंसर था। आई मेरी बात समझ? वैसे बिल्कुल आसान सा आंसर है। अब ये ट्रेपेजियम जो था ना, वो यही ट्रेपेजियम है। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ट्रेपेजियम में कि इसकी लेंथ बताओ क्या होगी, यही होता है ट्रेपेजियम, कुछ खास नहीं। अब इस क्वेश्चन को करना, आप इसको करना, देखें कि ABCD और E पैरेलल है, ABCD और E पैरेलल है, तो आप क्या मानो, इसको x मान लो। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये कितना होगा 6 और ये 4 है, तो आप कहेंगे कि ये कितना आएगा 6 - 4, यानी ये आ जाएगा 2। ठीक है, ये आ गया 2, तो ये कितना आएगा x - 6, ये कितना आ गया x - 6, यानी ये रेशियो बराबर है। तो देखो 2 के बराबर 2, तो 3 के बराबर 3। आप सीधा भी कह सकते हो कि यहाँ पे कितना आ गया 3, यानी ये 3 आना चाहिए, तो 6 - यानी 9 इसकी वैल्यू हो गई। लेकिन हम सोल्व करते हैं, चलो हम सोल्व करते हैं। ये कितना हो गया 6 - 4 यानी 2, ये बन गया x - 6 यानी x - 6 ये बन गया। तो ये रेशियो बराबर है, इधर वाले दोनों, ये और ये रेशियो बराबर है, तो कितना बनेगा 2:3। इधर वालों का जो रेशियो वही इधर वालों का, तो बराबर किसके आएगा 2/x - 6 के। तो 2 से तो 2 कट गया, यानी x - 6 बराबर क्या आ गया भाई, बराबर आ गया 3। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 9, इसका क्या आ गया x की वैल्यू आंसर आ गया। खत्म है क्वेश्चन। कुछ भी पूछे आपसे आप बता सकते हो। ये ट्रेपेजियम में भी क्वेश्चन आ सकता है इसी तरह से, बस आप उसमें घबरा जाओगे कि ट्रेपेजियम। अब देखना ध्यान से, ये पॉइंट देखना कि यदि ABCD और DE पैरेलल है, ABCD DE पैरेलल है,
तो आप R1 और R2 का रेशियो बताओ। यानी ये अंदर सर्कल बना है ना, ये सर्कल बना है, ये R1 है और ये सर्कल क्या बना है भाई, R, इसकी रेडियस है R2। तो आप मुझे इन दोनों की रेडियस का रेशियो बताओ। अभी मैंने आपसे एक बात बोली थी कि अगर ट्रायंगल सिमिलर बन गए ना, अगर ट्रायंगल सिमिलर बन गए तो उसकी जो साइड का रेशियो होगा वही किसका बनेगा, उनकी रेडियस वगैरह का। तो भाई ध्यान से देखो कि ये भी ट्रायंगल ही बन रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हो ना तो ये ट्रायंगल ही बन जाएगा इस तरीके से। अगर आप आगे बढ़ा के इसको देखते हो तो ये ट्रायंगल ही बनेगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में, एक तो इस ट्रायंगल में यहां वाले में सर्कल बना हुआ है, देखो ये जो ट्रायंगल है ना इसमें सर्कल बना हुआ है, इस वाले में, इस ट्रायंगल में सर्कल बना हुआ है और एक पूरे बड़े वाले में सर्कल बना हुआ है। बस ये इसकी कहानी है। तो देखना जरा, मैं आपसे ऐसे कहूं कि भाई इन ट्रायंगल की जो साइड का रेशियो होगा वही किसका होगा, अरे बोलो, जो साइड का रेशियो होगा वही किसका होगा, इनकी रेडियस का रेशियो होगा। अब देखना, जब भी ये जो यहां पे जो बना है ना, ये वाला, ये सर्कल बना है, ये सर्कल बना है इस क्वाड्रिलेटरल में, यानी इस चतुर्भुज में। कौन सा चतुर्भुज है भाई, देखो देखें, ये चतुर्भुज में बना है, इसमें ये चतुर्भुज है ए बी और सी डी, इसमें चतुर्भुज में बना है। और जब चतुर्भुज में बना और कहा है कि ये दोनों साइडें पैरेलल है, यानी ये दोनों साइड पैरेलल है, ये दोनों साइडें क्या है भाई, पैरेलल, यानी ये और ये पैरेलल है। तो जैसे ही पैरेलल हो गई, तो मैंने कहा था कि जब दो साइड पैरेलल हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, ट्रेपेजियम। बोलो ट्रेपेजियम हुआ कि नहीं हुआ, ये ट्रेपेजियम हो गया। अब ये ट्रेपेजियम बनाना, तो इस ट्रेपेजियम में अंदर एक सर्कल बन रहा है जो सब साइडों को टच कर रहा है। ध्यान रहे कि वो सर्कल जो भी बने वो सब साइडों को टच करना चाहिए। तो जब भी कभी इस तरीके का सर्कल बनता है ना, इस तरीके का सर्कल बनता है जो किसी ट्रेपेजियम की सभी साइड को टच करता है, वो तभी पॉसिबल है जब वो ट्रायंगल जो होता है, वो ट्रेपेजियम जो होता है ना, वो समलंब जो होता है वो आइसोसेलेस होना चाहिए। यानी कि वो आइसोसेलेस का मतलब होता है उसकी दो साइड बराबर होनी चाहिए। तो भाई जाहिर सी बात है, दो साइड बराबर होगी तो ये और ये तो बराबर हो नहीं सकती, ठीक है। तो बराबर कौन सी होगी भाई, ए सी और ये जो बी डी है ना, ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये पहला पॉइंट था आपके पास कि ये दोनों साइड बराबर हो जाएगी। ये ध्यान रखना इस बात का कि कभी किसी ट्रेपेजियम में सर्कल बनता है तो वो तभी बनता है जब उसकी क्या होती है, साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। चलिए, ये साइडें बराबर हो गई, ट्रेपेजियम होता है। और लेकिन भाई ट्रेपेजियम तो ये भी हो सकता है पैरेललोग्राम। मैं आपको आगे बताऊंगा कि पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, पैरेललोग्राम में भी यही होता है कि जिसकी दो साइड पैरेलल है उसी को ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो प्रत्येक पैरेललोग्राम होता है ना, वो भी ट्रेपेजियम होता है, लेकिन उसमें सर्कल नहीं बनता। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि ये आइसोसेलेस है तो इसमें भी सर्कल बनेगा। ये तो हो सकता है कि पैरेललोग्राम इस तरीके से बन जाए इतना बड़ा, तो इसमें तो आप ऐसा कोई सर्कल बना ही नहीं सकते ऐसे करके, तो उसमें नहीं बनेगा। वो एक ध्यान रखना हो, मैं बाद में आगे बताऊंगा आपको। आप फिलहाल इतनी ध्यान रखो कि जब भी कोई सर्कल बनेगा वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में बनेगा। अब देखना जरा, इन सर्कल की रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो रेडियस का रेशियो वही होगा जो ट्रायंगल की साइड का है। तो आप देखो, ये पूरा जो ट्रायंगल बना है इसमें बना है, ये मैं पूरा ट्रायंगल बना देता हूं और इस तरीके से बना रहा हूं इसको। ये सर्कल बन गया, ये साइड आपकी ए बी है और ये क्या बन रही है, सी डी बन रही है। तो बताओ ये कितनी है, इसकी साइड 5 है, इसकी साइड कितनी है भाई, 5 है। इस ट्रायंगल की साइड देखो, इस ट्रायंगल की एक साइड 5 है। इसी तरीके से पूरे बड़े वाले में देखता हूं तो बड़े वाले में सर्कल बन रहा है जिसमें ये इधर जो लेंथ बनी है वो कितनी बनी है, ये सी डी है और ये लेंथ कितनी है, 5 और 9। तो यहां पर 5 बनी हुई है। ये एंगल देखो अल्फा है, ये एंगल ए है, तो ये भी एंगल ए ही तो है, दोनों में सेम ही तो बना है भाई। ये एंगल ए है, दोनों में सेम है। तो जो साइड का रेशियो वही रेडियस का रेशियो, यानी R1/R2 जो बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है। खत्म हो गया क्वेश्चन। R1/R2 का रेशियो भी कितना बनेगा, 5/9। बोलो, यही बात तो बताई थी ना मैंने कि रेडियस का रेशियो, चाहे मीडियन हो, कुछ भी हो, सभी का रेशियो, इन सर्कल हो, आउटर सर्कल हो, ट्रायंगल में बनने वाले सभी का रेशियो क्या होता है, साइड के रेशियो में। तो साइड कितनी बन गई, 5। देखो यहां से ये साइड देखी, वो 3 तो मेरे काम ही नहीं आई, ये 5 है और ये कितनी है, 9 है। तो 5 और 9 है तो कितना बन गया भाई, ये रेशियो R1/R2 भी 5/9 बन गया। खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो पॉइंट भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी देख लो कि द सर्कल इज फॉर्म्ड ओनली इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। मतलब सर्कल सिर्फ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में बन सकता है। जो सर्कल होता है ना, ये जो सर्कल बनाया है ये सिर्फ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में तभी बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। वरना बन तो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं बन सकता, लेकिन वो ऐसे बन जाएगा, ऐसे करके। मान लो ये सर्कल बना है तो इधर मान लो टच करेगा तो कहीं और दूसरी साइड होगी जहां पे टच नहीं करेगा, इधर नहीं करेगा। हमें सब साइड को टच कराना है तो वो सिर्फ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ही पॉसिबल है। चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लेना भाई आप, ठीक है। इस क्वेश्चन को और देखो,
इफ बीसी पैरेलल है डीसी के, मतलब बीसी और डीसी पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, बहुत अच्छी बात है भाई। H1 और H2, H1 बराबर 5 है, H2 बराबर 9 है, यानी इस H1 का मतलब है ये जो हाइट है ना इसकी, ये हाइट, ये 5 है, ये हाइट है देखो 90 डिग्री। भाई दोनों पैरेलल हो गए ना, तो यहाँ पे 90 बना रहा तो यहाँ भी 90 बनाएगा, मैंने बताया था। तो ये तो कितनी है 5 है, और ये पूरी कितनी दे रखी है 9, तो बची हुई कितनी रह जाएगी भाई 4। भाई पूरी 9 है तो 4 रह जाएगी। डीई बराबर 18, तो बीसी का मान बताओ। ध्यान से देखो, ध्यान से कि डीई बराबर 18 है, डीई बराबर 18 है, तो बीसी का मान बताओ। क्वेश्चन देखो कितना आसान है। अब आप एक बार देखो, कोशिश करो कि ये 5 है और ये 9 है, ये 5 है और ये 9 है, तो आप मुझे बताना इनका रेशियो बना 5-4। तो जब भी पैरेलल लाइन होती है तो मैंने कहा था कट्टर की तरह काम करती है। ये 5 है, ये 4 है, तो सभी रेशियो कितने होंगे 5-4। सभी रेशियो कितने होंगे 5-4, यानी ये 5 और ये 4। एक आपके पास ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें ये बीसी है, ठीक है, और ये डी है, ये बीसी है और ये डी है और ये ए है, जिसमें ये दे रखा है 5 और ये इधर 4, तो पूरा कितना हो गया 9। तो इन ट्रायंगल की साइड ये तो 5 है, इसकी 9 है, तो ये भी कितनी बनेगी भाई 5 और 9, यानी जब डीई 9 होगी तो बीसी कितनी होगी 5, लेकिन डीई 9 नहीं, कितनी दे रखी है 18 है, तो 1 के बराबर कितना हो गया 2। तो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2 × 5, यानी कितना बन गया 10। क्या आ गई भाई आपकी बीसी की वैल्यू जो कितनी है 10 सेंटीमीटर, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो बीसी की वैल्यू जो वो बनी कितनी बनी वो 10, इसका क्या हो गया आंसर। आई मेरी बात समझ? देखो कितना इजी था, बस आपको समझना था। इसने कहा कि H1 और H2, H1 5 है और H2 9 है, ये 5 है और ये 9 है, तो 5 और 9, तो ये कितनी रह गई भाई यहाँ वाली, ये रह गई 4। तो 4, तो ये 5-4 का रेशियो, ये भी 5-4, यानी पूरा कितना हो गया 9। तो ये 5 इधर वाली और ये पूरी 9। आप ये 4 मत कर देना कि कहीं 4 नहीं, ये पूरे ट्रायंगल को देखना है। तो ये भी पूरा कितना बनेगा 5 और ये पूरा कितना बनेगा 9, यानी कि जो BC और जो DE का रेशियो आएगा ना वो कितना आएगा 5/9। और आपको कह रखा है कि यहाँ पे जो DE है ना वो 18 है, तो आप क्या लिखोगे BC/18 5/9, तो कितना कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ गई 10। आपका क्या हो गया आंसर। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात एक ही है, ठीक है, बड़ा आसान था। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना भाई आप। हाँ भाई ये बताओ देखे क्या होगा कि आप मुझे PQ का मान बताना कितना होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो इसको सोल्व करने की कि PQ का मान बताओ कितना होगा। तो भाई ये आज के आपके बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, मैंने बिल्कुल बेसिक बात बताई है आज की क्लास में, और ये एकदम से जीरो से मैंने बातें बताई हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी इसमें क्वेश्चन अच्छे कराए हैं। आप देखोगे ना सारे के सारे क्वेश्चन एक ही बात पर थे कि पैरेलल लाइन है वो सेम रेशियो में कट करती है, बस उसी बात पे मैंने सारे के सारे क्वेश्चन कराए। और ये क्वेश्चन से इनको आप अच्छे से सीखो और कोशिश करो। अब जब अगली क्लास होगी ना तो उसमें क्वेश्चन काफी अच्छे आएंगे, ठीक है। तो आप ये मत कहना कि क्वेश्चन मुश्किल है, क्योंकि आप ये बोलते हो कि क्वेश्चन मुश्किल है। भाई मैंने बेसिक बातें पहले बता रखी है, अब चाहे मैं कितने भी क्वेश्चन मुश्किल कराऊं, भाई क्या मैंने आपको जब 5 + 7 जोड़ना सिखा दिया, तो मैं चाहे 5000 + 7000 जोड़ना सिखाऊं, भाई आप कर तो लोगे ना। जब मैंने एक चीज को जोड़ना सिखा दिया तो फिर तो आप कितना भी बड़ा जोड़ हो वो कर ही सकते हैं। जब छोटी छोटी बातें बता रखी है तो आप जितने भी लेवल की बातें आती है ना सारी आप कर सकते हैं। तो भाई आप सीखने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू।